अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा क्विज है क्विज नंबर 1, जो कि है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और क्रोमेटोग्राफी से। इसका फर्स्ट एमसीक्यू है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ प्रेसिपिटेट टू रिमूव मॉइस्चर एंड अदर वोलेटाइल इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड। जब भी हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो हमें अपने सैंपल में से मॉइस्चर और वो इम्प्योरिटीज जो कि बिल्कुल लो बॉइलिंग टेम्परेचर की होती हैं उनको हम रिमूव करने के लिए हीटिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेट वन इज द बी ऑप्शन। देन है द आइडियल प्रेसिपिटेट इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस शुड, कि आपके पास आइडियल प्रेसिपिटेट इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होना चाहिए? उसमें हैव अ वेल डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, उसकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल आपको क्लियर कट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट एमसीक्यू इज द स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफी कैन बी। जो आपकी क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज या तो आपकी लिक्विड होगी या फिर सॉलिड होती है, वो कभी भी गैस नहीं हो सकती। तो डेट वन इज द ए ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच फिल्टर मीडियम इज यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर इग्निशन इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, के कौन सा फिल्टर मीडियम है जो कि आप ने अगर किसी सैंपल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना है तो आपका जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसमें बर्निंग करने के लिए आपको कौन सा फिल्टर मीडियम ऐसा यूज़ करना पड़ता है जिसमें टेम्परेचर आप बहुत हाई दे सकते हो? डेट वन इज द सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, बी ऑप्शन। वट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द आर एफ वैल्यू? तो आपके पास आर एफ वैल्यू क्या है? रिटार्डेशन फैक्टर, रिटार्डेशन वैल्यू। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। आई थिंक दैट वन इज द बी ऑप्शन। आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है, द रिटेंशन टाइम इन जीसी इज डिफाइंड एज। ये जीसी में रिटेंशन टाइम आपका क्या है? रिटेंशन क्या होता है कि कितनी देर आपका जो सैंपल है जो आपने इंजेक्ट किया है वो कॉलम में रहे, और कितनी आपने इंजेक्ट किया कब और कब वो कॉलम से इल्यूट हुआ, या फिर आपकी स्टार्टिंग टाइम से लेके जब आपने उसको बिल्कुल इंजेक्शन के थ्रू, जिस भी चीज़ के थ्रू आपने उसको इंजेक्ट किया है, और जब उसकी पीक अपीयर होगी है क्रोमेटोग्राम में, उसको हम कहते हैं रिटेंशन टाइम। द टाइम बिटवीन इंजेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ अ पीक्स मैक्सिमम, दैट वन इज द बी ऑप्शन। लोकेटिंग रिएजेंट यूज्ड फॉर फिनोल, फिनोल के लिए हम कौन सा लोकेटिंग रिएजेंट यूज करते हैं? लोकेटिंग एजेंट हम यूज कब करते हैं? जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो कुछ हमारे पास सैंपल्स ऐसे होते हैं जिनका कलर अपेयर नहीं होता, तो हम उस पर लोकेटिंग एजेंट का स्प्रे करते हैं। जैसे ही हम स्प्रे करते हैं, बेसिकली जो हमारा और सैंपल में एनालाइट है जिसको हमने डिटेक्ट करना है, वो उस लोकेटिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो कर देता है और कोई कलर्ड सब्सटेंस बना देता है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो विजिबल नहीं है, उनके लिए हम लोकेटिंग एजेंट यूज करते हैं। तो फिनोल्स के लिए जो लोकेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं, डेट वन इज द FeCl3। विच जेल इज प्रेफर्ड फॉर डीएनए सेपरेशन? जब हम इलेक्ट्रोफोरोसिस में डीएनए की सेपरेशन करते हैं तो हमें इलेक्ट्रोफोरोटिक टैंक में एक जेल रखनी पड़ती है, तो मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज करते हैं? डेट वन इज द सी ऑप्शन, एगारोस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? आप चाहते हो आपकी ग्रेविमेट्रिक बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आपका जो प्रेसिपिटेट है उसकी कंपोजिशन का पता होना चाहिए। डेट वन इज द बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमिन्ड बाय वोलेटिलाइजेशन ग्रेविमेट्री? तो वोलेटिलाइजेशन ग्रेविमेट्री में हम किस चीज को डिटरमिन कर सकते हैं? इनमें से सबसे इजी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको पता है कि आप बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिसमें वाटर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच है, तो कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच है आप इजिली वोलेटिलाइजेशन ग्रेविमेट्री के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। द वॉशिंग सोल्यूशन फॉर अ प्रेसिपिटेट शुड, क्या आपका जो वॉशिंग सोल्यूशन है किसी भी प्रेसिपिटेट के लिए उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? डेट शुड रिमूव impurities विदाउट पेप्टाइजेशन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स इन द मोबाइल फेज? कि हम क्या करते हैं जब भी हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो मोबाइल फेज में हम एक सॉल्वेंट की बजाय बहुत सारे सॉल्वेंट्स का मिक्सचर यूज करते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? टू डिजोल्व डिफरेंट कंपोनेंट्स विद वेरिंग पोलैरिटीज, कि आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है, हर एक की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट मोबाइल फेज में डिफरेंट होगी, तो सबकी अच्छे से सेपरेशन हो जाए, हर कोई अपने अपने मोबाइल फेज के अकॉर्डिंग मूव कर जाए। इस वजह से हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल सॉल्वेंट। सो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट वन है।
नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कॉलम टेम्परेचर इन जीसी। जीसी में हम क्या करते हैं, कॉलम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसकी रीजन क्या है? तो कॉलम को टेम्परेचर बढ़ाने की रीजन एक ही हो सकती है कि जो हमारा सैंपल है वो जल्दी से इल्यूट हो जाए और उसका रिटेंशन टाइम जो है वो कॉलम के अंदर कम हो जाए। विच इंडस्ट्री बेनिफिट्स फ्रॉम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्री आपकी बेनिफिट कर रही है, फार्मास्यूटिकल में भी हम यूज़ कर रहे हैं, माइनिंग में भी, इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी, तीनों इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर, पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास ग्रेविमेट्रिक में है और ये नहीं होना चाहिए, इसमें क्या है, हमारा प्रेसिपिटेट जो है वो एक कोलाइड बन जाता है, दैट वन इज द ए ऑप्शन, और प्रेसिपिटेट बिकम्स कोलाइडियल इन नेचर। In paper chromatography, what is the primary force that helps separate components? पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारी सेपरेशन किस बेस पे होती है? हमारी सेपरेशन कैपिलरी एक्शन की बेस पे होती है कि पानी का बॉन्डिंग की वजह से पानी में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उस बॉन्डिंग की वजह से आपका जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, इसको हम कहेंगे कैपिलरी एक्शन, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना। द मोबाइल फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज यूजली, तो आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी में ज़्यादातर मोबाइल फेज क्या होता है, आप कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो तो एसीटोन, हेक्सेन और डिफरेंट एथेनॉल, मेथनॉल, इनके कॉम्बिनेशन ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे होते हैं, बी ऑप्शन। टेलिंग पीक इन जीसी इज ऑफन कॉज्ड बाय, आपके पास अक्सर ही टेल अपेयर हो जाती है जीसी में जो कि नहीं होनी चाहिए, बास्कत फ्रंटिंग हो जाती है, फ्रंटिंग मतलब स्टार्ट में ही छोटी छोटी पीक्स, मेन पीक से पहले छोटी छोटी पीक्स का आ जाना या बहुत लंबा चला जाना उसका, और टेलिंग में भी अक्सर ही होगा मेन पीक के बाद आपके पास सिग्नल काफी देर तक चल रहा होता है टेल की फॉर्म में, तो फ्रंटिंग एंड टेलिंग अक्सर हो जाती है, उसकी रीजन क्या है? एक्टिव साइट्स इन द कॉलम और कंटेमिनेंट, कि आपका जो कॉलम है उसमें कोई इम्प्योरिटी आ गई है जिसकी वजह से आपकी जो पीक है वो एक सिंगल पीक नहीं रही, उसमें टेलिंग का इशू आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज यूज फॉर निकल डिटर्मिनेशन एज निकल डीएमजी। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है, हम निकल का सॉल्ट लेते हैं, हम अपना कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लेते हैं, उसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हम कौन सा यूज कर रहे होते हैं, आपस में कॉम्प्लेक्सेशन किसके थ्रू है? तो डायमिथाइल ग्लाइयोक्साइम, ए ऑप्शन, डीएमजी किस चीज का एब्रीवेशन है? डायमिथाइल ग्लाइयोक्साइम, निकल के साथ दोनों साइड से बॉन्डिंग करेगा, आपके पास रिंग स्ट्रक्चर बन रहा होता है। द प्रेसिपिटेट इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस शुड बी, तो आपका जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में प्रेसिपिटेट बना है उसको क्या होना चाहिए? डेट वन मीडियम साइज का होना चाहिए, ना बहुत छोटे साइज के क्रिस्टल्स हो ना बहुत बड़े साइज के क्रिस्टल्स हो, इजिली फिल्टरेबल हो जाए, सिंपल वाटमैन फिल्टर पेपर के थ्रू ऐसे साइज का होना चाहिए। डाइजेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट हेल्प्स इन, डाइजेशन आपको किस चीज में मदद करती है? डाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, पार्टिकल साइज को इंक्रीज करते हैं और अपने सैंपल की प्योरिटी को बढ़ाते हैं, डेट वन इज द ए ऑप्शन। Which of the following solvents would likely move a polar compound faster in paper chromatography? तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में पोलर सब्सटेंस किसके साथ मूव करेगा? तो जो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा पोलर होगा वो पोलर कंपाउंड को साथ लेके चला जाएगा, तो इन सब में सबसे ज्यादा पोलर हमारे पास कौन सा सॉल्वेंट है? डेट वन इज वाटर। आपको पता है आपके पास पोलैरिटी इंडेक्स का एक टेबल है, तो पोलैरिटी इंडेक्स में हमारे पास सारे सॉल्वेंट्स ऑन द बेस ऑफ द पोलैरिटी अरेंज किए गए हैं, तो सबसे ज्यादा जो नीचे हमारे पास सॉल्वेंट है, सबसे जिसकी ज्यादा है, डेट वन इज द वाटर, ए ऑप्शन। तो पोलर हमेशा पोलर के साथ जाएगा और नॉन पोलर जो है वो हमेशा नॉन पोलर के साथ मूव कर रहा होता है। द पर्पज ऑफ यूजिंग अ कोगुलेटिंग एजेंट इन ग्रामेट्रिक एनालिसिस, क्या आप यूज कर रहे होते हो कोगुलेटिंग एजेंट जो कोगुलेट बना देता है, उसका पर्पस क्या है? प्रोमोट कोगुलेशन फॉर इजियर फिल्टरेशन, हम कोगुलेटिंग एजेंट इसीलिए यूज करते हैं कि वो कोगुलेशन करे, उसको प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में बना दे ताकि आप उसकी इजी से फिल्टरेशन कर सको, डेट वन इज द सी ऑप्शन। Which detector is the most sensitive for detecting organic compounds in GC? तो ग्रेविमेट्रिक, सॉरी, गैस क्रोमेटोग्राफी है, उसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करना है, तो उसके लिए आपका कौन सा डिटेक्टर है जो कि अब मोस्ट सेंसिटिव है? डेट वन इज द इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर।
जीसी में वैसे हम यूज करते हैं फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर मोस्ट कॉमनली। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए मोस्ट सेंसिटिव कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, सी ऑप्शन। A typical application of ion exchange chromatography is ion exchange chromatography को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को हम यूज करेंगे आयनिक या चार्ज्ड पार्टिकल्स के लिए। तो हमारे पास अमाइनो एसिड आपको पता है चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव पार्ट भी होता है नेगेटिव पार्ट भी है, तो हम अमाइनो एसिड की सेपरेशन को कॉमनली करते हैं एक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। Why is pencil used instead of ink to draw the baseline in paper chromatography? जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो नीचे हमने 2.5 सेंटीमीटर पे एक लाइन लगानी होती है, उस लाइन को हम हमेशा पेंसिल से लगाते हैं। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि पेंसिल जो है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होती। आप कोई भी इंक यूज करोगे वो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगी, तो इस वजह से हम हमेशा लेड पेंसिल का यूज करते हैं। द टर्म आरएफ वैल्यूज इन क्रोमेटोग्राफी रेफर्स टू, तो हम जो टर्म है आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करना है हमारा मकसद क्रोमेटोग्राफी में, तो उसका मतलब क्या है? दैट वन इज द रिटेंशन फैक्टर। कोई मॉलिक्यूल कोई हमारा सैंपल कितनी देर आपका कॉलम में रहा है, कितनी देर पे उसने टाइम लिया है इंजेक्शन से अपने एट द एंड इल्यूट होने तक। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल इज लीस्ट सुटेबल फॉर जीसी एनालिसिस? सबसे ज्यादा लीस्ट सुटेबल सैंपल कौन सा है? डेट वन इज द हाई मोलेकुलर वेट प्रोटीन्स। आपको पता है कि पहले तो हमने जीसी में वो सैंपल यूज करना है जो या तो आपका गैशियस फॉर्म में हो या फिर आपका बिल्कुल वोलाटाइल नेचर का हो, फौरन से आप हीट करो वो चेंज हो जाए। जबकि हाई मोलेकुलर वेट क्या होगा? उसको आपको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। सेकेंडली प्रोटीन आपको पता है हाई टेम्परेचर पे हम दे भी दें हाई टेम्परेचर उनको गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले भी दें, तो प्रोटीन जो है वो आपकी हाई टेम्परेचर पे क्या है डिग्रेड हो जाती हैं। इस वजह से प्रोटीन को हम ट्राई करते हैं जीसी के थ्रू एनालाइज ना करें, कोई और अपना यूज करें टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास प्रोटीन हमेशा हम ज्यादातर अमाइनो एसिड पे कंपोज है, अमाइनो एसिड चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसलिए हमको इनको आयन एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोफोरोसिस के थ्रू हम इनको कर सकते हैं सेपरेट। इन टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं? विच टाइप ऑफ कंपाउंड टिपिकली मूव्स द फारदेस्ट अप द प्लेट? तो टीएलसी में सबसे पहले कौन सा कंपाउंड जो है दूर तक जाता है? तो टीएलसी में आपकी जो कोटिंग होती है वो कौन सी है? डेट वन इज सिलिका या एल्यूमिना। दोनों आपके पास हाईली पोलर है, तो जो आपके पास पोलर कंपाउंड होंगे वो स्टिक हो जाएंगे नीचे, जो नॉन पोलर होगा वो ऊपर तक जाएगा मोबाइल फेस के साथ। तो ज्यादातर हम टीएलसी में मोबाइल फेस यूज भी कम पोलैरिटी का करते हैं, ताकि आपका जो सैंपल है पोलर वो नीचे ही सेपरेट हो जाए, नॉन पोलर जो है वो मोबाइल फेस के साथ ऊपर तक मूव कर जाए। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ बैरियम एज बैरियम सल्फेट द ग्रेविमेट्रिक फैक्टर इज, तो आपको ग्रेविमेट्रिक कैसे है तो चीज आपने डिटरमिन करनी है डिवाइडेड बाय टोटल, तो आपने बैरियम को करना है डिटरमिन और बैरियम सल्फेट पे, सो दैट वन इज द बी ऑप्शन। इलेक्ट्रोफोरोसिस सेपरेट मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन, तो इलेक्ट्रोफोरोसिस में हम सेपरेशन किस चीज पे करते हैं? चार्ज की बेस पे और साइज की बेस पे। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना वो जल्दी मूव करता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती है हमने पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जितना आपका हाईली चार्ज होगा वो जल्दी से पॉजिटिव नेगेटिव पे अट्रैक्ट हो जाएगा। साइज जितना छोटा होगा उतनी जल्दी वो मूव करेगा, तो साइज और चार्ज की बेस पे हम सेपरेशन करते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस में। Which compound is commonly used to determine the sulfate gravimetry? तो सल्फेट को हम किस तरह करते हैं? बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे, बैरियम सल्फेट के पीपीटीज बन जाएंगे और उनको फिर हम वे आउट कर लेंगे। द solubility प्रोडक्ट ऑफ अ precipitate इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमिन्स, तो solubility की एसपी की वैल्यू हमें क्या बताती है कि प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हो चुकी हमारी। A capillary column in GC typically has, तो capillary column में क्या क्वालिटीज होती हैं? Capillary column a thin liquid stationary phase coated on the inner wall, हमारे पास capillary action की ये इसमें प्रॉपर्टी या क्वालिटी पाई जाती है।
देन हमारे पास है जी नेक्स्ट एमसीक्यू। को प्रेसिपिटेशन एरर्स इन ग्राविमेट्रिक एनालिसिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। को प्रेसिपिटेशन में बात को तो हम क्या करते हैं, हमारी इम्प्योरिटीज या कोई अनवांटेड मटेरियल है जो वो हमारे मेन प्रेसिपिटेट के साथ वो भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए, उनको सेपरेट सेपरेट होना चाहिए। तो हम उसको कम किस तरह कर सकते हैं, हम फौरन से रैपिड प्रेसिपिटेशन करवा दें, डाइजेशन करवा दें, या वॉशिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट थोड़ी करवा दें कि वहाँ जो इम्प्योरिटीज है वो डिजोल्व हो जाए, हमारा मेन पीपीटीज रह जाए। तो ये तीन मेथड जो है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं तो मिनिमाइज द को प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम अपना प्रेसिपिटेट बनाते हैं, उनका मैस करते हैं, तो मैस ऑफ द प्रेसिपिटेट इसका मेन बेसिक प्रिंसिपल है। डिस्कवरर ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी को किसने डिस्कवर किया, माइकल स्वेट जो था, उसने पहली बार प्लांट पिगमेंट्स को सेपरेट किया था थ्रू क्रोमेटोग्राफी, तो जिसका डिस्कवरर है माइकल स्वेट। व्हाट इज द रोल ऑफ गॉड कॉलम इन जीसी। तो जीसी में हम अक्सर गॉड कॉलम लगाते हैं हमारे मेन कॉलम से पहले, तो उसका मेन मकसद क्या है, टू प्रोटेक्ट द एनालिटिकल कॉलम फ्रॉम कंटेमिनेंट्स, बी ऑप्शन, प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी द एल्यूशन ऑर्डर ऑफ कंपाउंड्स डिपेंड ऑन, कि हमारा जो कॉलम है उसमें हमारा कौन सा कंपाउंड पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारी स्टेशनरी फेज के इंटरेक्शन के साथ, के हमारी स्टेशनरी फेज हम ज़्यादातर सिलिका ली हुई है, तो कितनी हमारे जो हमारा कंपोनेंट है, हमारा जो एनालाइट है, उसकी कितनी पोलैरिटी है और वो कितना इंटरेक्ट करेगा स्टेशनरी फेज पे। अगर उसकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है स्टेशनरी फेज के साथ तो वो देर से आएगा बिकॉज उसकी बॉन्डिंग हो गई है, और अगर उसकी इंटरेक्शन कम है तो वो जल्दी से आ जाएगा। तो द पोलैरिटी और इंटरेक्शन ऑफ एनालाइट विद द स्टेशनरी फेज ये डिटरमिन करेगा इल्यूशन ऑर्डर डिफरेंट कंपोनेंट्स का। इसमें हमने टिक नहीं किया बल्कि डेट वन इज द बी ऑप्शन। फिर है जी अकोलोजन इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस रेफर्स टू। अकोलोजन हम एक टर्म यूज करते हैं ग्रेविमेट्रिक में, वो क्या है कि आपकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो आपके प्रेसिपिटेट के साथ अंदर ट्रैप हो गई हैं, तो डेट वन इज द बी ऑप्शन। विच डिटेक्टर इज कॉमनली यूज्ड इन जीसी। तो जीसी में हम कॉमनली यूज कौन से करते हैं, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, और हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए फिर हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर की तरफ चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर बेस्ट एनालाइज्ड यूजिंग जीसी। जीसी के लिए हम कौन से कंपाउंड यूज करते हैं जो कि वोलाटाइल हो और थर्मली स्टेबल हो, फौरन से ही वोलाटाइल हो जाए हम उनको हीट करें फौरन से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लो बॉइलिंग पॉइंट मतलब, और अगर उनको हीट करें तब भी वो डिग्रेड ना हो, थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स हो। इंक्रीजिंग द कॉलम टेम्परेचर इन जीसी। तो जी हमारे पास अगर हम कॉलम का टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होता है, रिड्यूस एनालिसिस टाइम बट में लोअर रेजोल्यूशन। इसका एक ड्रॉबैक भी हो सकता है कि आपका रिटेंशन टाइम कम हो जाएगा लेकिन आपकी रेजोल्यूशन भी कम हो सकती है जीसी में बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो एक फायदा है एक नुकसान भी है। Which injection method is used for analyzing thermally unstable compound in GC। तो अगर आपके पास जीसी में थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड है तो आप कौन सा मेथड यूज करते हो उसको इंजेक्ट करने का, डेट वन इज द ओन कॉलम इंजेक्शन, सी ऑप्शन। इन जीसी द मोबाइल फेजेस। गैस क्रोमेटोग्राफी में आपके पास मोबाइल फेज क्या है, डेट वन इज एन इनर्ट गैस। ज्यादातर हम कोई नोबल गैस यूज कर रहे होते हैं, हीलियम नियॉन या फिर हम नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं, तो इनर्ट गैसेस जो है वो मोबाइल फेज बनाती हैं आपका जीसी कॉलम में। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री इन्वॉल्व। इलेक्ट्रोग्रेविटी ग्रेविमेट्री में हमारे पास क्या होता है, डेट वन इज द हमने टाइप है हमारे पास ग्रेविमेट्री की जिसमें हमने प्रेसिपिटेट बनाने हैं, लेकिन प्रेसिपिटेशन किसके थ्रू बनानी है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें से कौन सी कॉमन एप्लीकेशन नहीं है, हम प्लांट पिगमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं बिल्कुल ठीक है, अमाइनो एसिड को सेपरेट करते हैं ये भी ठीक है, एनालाइजिंग हाइड्रोकार्बन इन पेट्रोलियम ये बिल्कुल हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है, और ड्रग्स को भी हम डिटेक्ट करते हैं ये भी एप्लीकेशन है, तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। What is a typical mobile phase used in the ion exchange chromatography। तो हम कौन सी मोबाइल फेज यूज करते हैं ज्यादातर, एक्वस बफर सोल्यूशन, हम बफर सोल्यूशन को डालते हैं जो कि आपके एनालाइट को इल्यूट करवा देते हैं, सो बफर सोल्यूशन इज द मोस्ट कॉमनली टाइप of mobile phase used in the ion exchange chromatography। Which resin type is more suitable for strong anion exchange chromatography। तो आप आपके पास आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, इसमें आप एनाइन एक्सचेंज भी करते हो केटाइन एक्सचेंज भी करते हो, तो एनाइन एक्सचेंज के लिए कौन सी टाइप ऑफ रेजिन आप यूज करते हो, डेट वन इज द क्वाटरनरी अमोनियम रेजिन, सी ऑप्शन।
और आज का लास्ट एमसीक्यू आपके पास है, ग्रामेट्रिक एनालिसिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर। तो ग्रामेट्रिक एनालिसिस को आप कब यूज करते हो? माइक्रो लेवल की क्वांटिटेटिव, क्योंकि आपने प्रेसिपिटेट किया, आपने वेट किया, जब भी आप चीज का वेट कर लो तो वो होगी क्वांटिटेटिव। और मैक्रो लेवल की क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम यूज करते हैं ग्रामेट्रिक एनालिसिस के लिए। तो ये था आपका जी क्विज की डिस्कशन। उसके बाद बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्विज।